हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब तक हम लोगों ने जाना फ्रांस की सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे है, वहाँ टैक्स कैसे पे किए जाते हैं और वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ जो इतनी बड़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आती है उसके पीछे की जो आइडिया थी, उसके पीछे के लोग थे वे कौन थे और उनके बीच ये आइडिया कैसे आई और वे लोग कैसे उभर के आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पीजेंट और वर्कर थे उन्होंने भी पहले भी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पहले भी उन्होंने बढ़ती हुई टैक्स के लिए, फूड की कमी के लिए उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनके पास वो उतनी बड़ी प्रोग्राम नहीं थी, उनके पास उतने उतने साधन नहीं थे कि इस रिवॉल्ट को वो बड़े स्केल पर लेके जाए और सोसाइटी की और इकोनॉमी, वहाँ की जो इकोनॉमी थी उसकी ऑर्डर में कुछ चेंजेस ला सके। फिर वहां पर उभरता है एक नया सोशल ग्रुप जो कि कहा जाता है मिडिल क्लास के लोग। ये लोग वैसे लोग थे जिन्होंने अपना जो वेल्थ था उन्होंने ओवरसीज जो ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के जो काम होते हैं उनसे उन्होंने पैसे अर्न किए थे, वेल्थ अर्न किया था। इसके अलावा इस मिडिल क्लास में आते थे बहुत सारे प्रोफेशन के लोग, जैसे कि लॉयर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हुए। तो यहाँ बहुत सारे एजुकेटेड लोग इस ग्रुप में कॉम्प्रोमाइज़ करते, इस ग्रुप में बहुत सारे एजुकेटेड लोग इंक्लूड थे और वे बिलीव करते थे कि इस सोसाइटी में किसी भी लोग को या किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ उन्हें कोई भी प्रिविलेजेस ना मिले, बल्कि ये जो भी प्रिविलेजेस या सोशल पोजीशन उन्हें मिले वो मेरिट पर ही डिपेंड हो। तो ये सारी आइडिया जो सोसाइटी में चल रही थी, ये जो डिस्कस हो रहे थे आइडिया मिडिल क्लास लोगों के बीच, वो आइडिया वहाँ के बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने इस आइडिया को आगे रखा था। इस आइडिया वही से ये इंस्पिरेशन ले रहे थे। बहुत सारे फिलोसफर थे वहाँ, उनका मानना था कि जो एब्सोल्यूट राइट होती है वो मोनार्क में ही पूरी तरह से ना हो, बल्कि जो गवर्नमेंट हो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड पर हो, जो कि लोग और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो उनके बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसी पे वो बेस्ड हो। तो वहाँ के एक बहुत फेमस जो फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया जिसमें कि डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट का एक आइडिया प्रपोज किया, जिसमें कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच पावर डिवाइडेड हो। यही आइडिया है जो हमारे संविधान, जो भारत की संविधान है, यहाँ भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच जो पावर है वो डिवाइडेड है। तो उस समय जो यूएसए की जो 13 कॉलोनीज आज़ाद हुई थी और उन्होंने आज़ादी पाई थी ब्रिटेन से, वहाँ पर लोगों ने इसी मॉडल की गवर्नमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वहाँ इसी टाइप की मॉडल की गवर्नमेंट चल रही थी। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन थे और सारे इंडिविजुअल्स जितने भी वहाँ के पीपल थे उन्हें एक राइट दिया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जो फ्रांस में जो फिलोसफर थे उनकी आइडियाज़ का। तो जो ये आइडिया थे वे बहुत ही वाइडली वहाँ के सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में लोग डिस्कस करने लगे ये सारी आइडिया कि नहीं, मोनार्क में नहीं होना चाहिए सारी पावर जो है लोगों में होनी चाहिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए। तो जो ये आइडियाज़ थे, जो फिलोसफर चल रहे थे वो पढ़ते थे, फिलोसफर की जो ये बुक्स थी वहाँ के एजुकेटेड लोग जो पढ़ते थे वे आइडिया को बहुत सोसाइटी में जहाँ भी वो बैठते थे, कॉफ़ी हो, चाय की दुकान हो या जो भी सैलून हो, वो वहाँ डिस्कस करते थे इस आइडिया को। तो धीरे धीरे ये आइडिया स्प्रेड हो गई और जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उन्हें भी ये आइडिया बोल करके बताया गया कि ये आइडिया क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और ये कैसे हमारी तरक्की करेगा। तो ये सारी आइडिया पूरी तरह से फैलने लगी। तो लोगों के बीच जागरूकता आने लगी कि हाँ, हम उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। और साथ ही साथ जब उनके पास न्यूज़ आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो वो लोग जाने लगे कि उनके साथ तो सच में गलत हो रहा है। तो इससे क्या है, एक एंगर और प्रोटेस्ट लोगों के बीच आता है उस सिस्टम के लिए। और लुई 16 और वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके लिए जो प्रिविलेज दिए जा रहे थे उनके लिए वहाँ एंगर उत्पन्न होता है लोगों के बीच। तो यहाँ तक बात रही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बेस का कि वहाँ कैसे लोग आगे आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लुई 16 जो है वो टैक्स इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जो भी उसके रीजन थे वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी वॉर थे, जो भी एक्सपेंसेस उसे उठाने थे, वहाँ के कोर्ट के, वहाँ के ऑफिशियल के, यूनिवर्सिटी के जो भी उसके खर्च हो रहे थे, जिस कारण वो टैक्स जो है वो बढ़ाना चाह रहा था। तो अब हम समझे कि फ्रांस में जब भी कोई नया टैक्स जो इम्पोज किया जाता था वो कैसे की जाती थी। तो फ्रांस की जो ओल्ड रिजाइम थी वहाँ पर मोनार्क के पास पावर नहीं था कि वो अकेले ही टैक्स इम्पोज कर सके, बल्कि इसके लिए उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। वो होती थी मीटिंग ई स्टेट जनरल की, जो कि वोटिंग प्रपोजल को पास करते थे न्यू टैक्स के लिए।
जो ई स्टेट जनरल था वो एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसके अंदर जो तीनों ई स्टेट थे उसके रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते थे। जो फर्स्ट ई स्टेट हुए, सेकेंड थर्ड ई स्टेट के जो लोग थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें इस ई स्टेट जनरल में उन्हें भेजते थे और वे उन्हें रिप्रेजेंट करते थे मोनार्क के सामने। लेकिन जो मीटिंग थी वो मोनार्क जो है वो अकेले ही बुला सकता था। तो अब लुई 16 को टैक्स इम्पोज करना था, तो उसने 5 मई 1789 को उसने असेंबली को बुलाया कि वो नई टैक्स लगाएगा। इसके लिए तो ये जो मीटिंग होनी थी उसके लिए जो वर्सैली का हॉल था उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया। तो अब हम जानेंगे कि वहाँ के जो जनरल थे, जनरल ई स्टेट जनरल थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के जो लोग थे वो अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। मतलब 300 फर्स्ट ई स्टेट के लोग रहते थे और 300 सेकंड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, जो कि आमने सामने सीट बैठते थे चेयर पे। जबकि जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे वे अपने 600 मेंबर को उस ई स्टेट जनरल में भेजते थे, जो कि उन बैठे हुए लोगों के पीछे वो खड़ा रहते थे। और ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो और भी अमीर लोग और एजुकेटेड मेंबर इसमें आते थे। लेकिन जो पीजेंट थे, जो वहाँ के आर्टिस्ट लोग थे, जो वहाँ की वुमेन थी, उन्हें असेंबली में एंट्री अलाउ नहीं था। हाँ, वे जिनकी जितने भी उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके डिमांड है, वो उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड ई स्टेट के, उन्हें वो अपना जो भी डिमांड है वो लिस्ट करके दे सकते थे, बट उन्हें अलाउ नहीं था कि वो असेंबली में आए। तो यहाँ तक बात रही कि वहाँ जो ई स्टेट जनरल था जिसके थ्रू जो भी नई टैक्स प्रपोजल पास की जाती थी उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा और वो कैसे वहाँ पे बैठते थे। तो अब हम जानेंगे कि वहाँ वोटिंग कैसे की जाती थी। तो तीनों ई स्टेट को एक एक वोट राइट था, लेकिन जो थर्ड ई स्टेट के लोग हैं उन्होंने इस बार डिमांड किया कि उन्हें ऐसी वोटिंग राइट मिले जहाँ हर एक मेंबर को एक वोट हो। लेकिन जो ये आइडिया था वहाँ का किंग ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। वे नहीं मानते हैं, उनका कहना रहता है कि हर मेंबर को एक वोट मिले, ईच मेंबर 1 वोट, जो कि वहाँ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थी। बहुत सारे फिलोसोफर थे, उनके द्वारा ये प्रिंसिपल आगे रखा गया था। तो जो ये थर्ड ई स्टेट के गुस्साए लोग होते हैं जो असेंबली से बाहर आ जाते हैं, वे सारे लोग अपने आप को पूरे फ्रांस नेशन का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं और वे सारे वर्सैली के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और वे खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और वे कसम खाते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए, जिससे कि वहाँ के मोनार्क का पावर जो है वो लिमिट किया जा सके। तो जहाँ एक तरफ नेशनल असेंबली थी जो टेनिस कोर्ट में खुद को फ्रांस की नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित किया था, वे बिजी थे वर्सैली में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। वहीं दूसरी ओर जो फ्रांस की जो आम जनता थी उनके साथ क्या हो रहा था कि बैड हार्वेस्ट के कारण जो ब्रेड की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ के जो बेकर्स थे वो अलग ही कर रहे थे। तो जो वहाँ की वुमेन थी वे बेकरी शॉप के सामने लंबी लाइन में घंटों खड़े होने के बाद वो गुस्से हो जाती है और उन्होंने शॉप पे हमला कर दिया। उसी समय जो किंग था वहाँ का, उसने ऑर्डर दिया था ट्रुप्स को कि पेरिस शहर में वो जाए। तो ये सारे माहौल ऐसे बनते हैं कि बहुत सारे गुस्साए हुए लोग बैस्टिल पे 14 जुलाई को हमला कर देते थे, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी कि कैसे वहाँ पर लोग गुस्सा होकर हमला किया है। और वहीं दूसरी ओर जो कंट्री साइड थे वहाँ अफवाह फैल रही थी गांव टू गांव की जो वहाँ के जो लॉर्ड्स है उन्होंने कुछ बैंड्स को हायर किया है जो कि उनके जो पके हुए फसल हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो रूमर थी वहाँ फैल चुकी थी। तो बहुत सारे डरे हुए और गुस्सा हुए जो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उन्होंने जो भी उनके पास जो हथियार था वो उठाया और जो वहाँ के लॉर्ड्स थे जहाँ वो रहते थे उस पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ की जो भी जमा किए हुए ग्रेन्स थे उसे लूटा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने बर्न कर दिया, जो कि उनके ड्यूज़ के रिकॉर्ड वाले डॉक्यूमेंट थे उन्हें सारे को उन्होंने नष्ट किया। इसके बाद ये हुआ कि जितने भी नोबल्स थे वो बहुत सारे लार्ज नंबर में थे, वो अपने घर चले गए, कुछ दूसरे कंट्री को वो भाग गए। तो यहाँ भगदड़ मच चुकी है, बहुत ज़्यादा फ्रांस का माहौल है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है एक रिवॉल्ट के लिए। जो टैक्स के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सारे टैक्स अबॉलिश कर दिए गए, जो जितने भी चर्च के पास लैंड थे उन्हें ले लिया गया। तो अब फ्रांस जो है मोनार्क नहीं रहा, फुल्ली मोनार्क नहीं है, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, वहाँ एक नेशनल असेंबली है। तो यहाँ तक रही
वहाँ की स्टार्टिंग रेवोल्यूशन के बाद है। तो आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे क्या होता है और लोग कैसे वहाँ पर पूरी तरह डेमोक्रेसी लाते हैं, यहाँ तक कि इस जो मोनार्क अभी थोड़े बहुत है उसे भी हटा दिया जाता है आगे में। और इसके लिए आप जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।